हेलो गाइस, तो ये आपका ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले करा चुका हूँ, वो अराउंड 25 मिनट्स का था। इसमें हम आगे जितनी भी थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज़ और आपके जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो हम कवर करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके हम इस थ्योरी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अपनी तरफ से मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और थ्योरम्स और जितने भी आपको याद होने चाहिए एग्जैक्ट, जो आपके पेपर में डायरेक्ट उठा के दे देते हैं, वो मैंने सब कवर करे हैं। सबसे पहले थोड़ा पैरेललोग्राम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे आगे पैरेललोग्राम का काफ़ी यूज़ होने वाला है। काफ़ी सारे हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इसमें दोनों साइड, दो साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं, ये अपोजिट साइड्स, और ये आपस में इक्वल भी होती हैं। इस एंगल का समेशन प्लस इस एंगल का समेशन 180 डिग्री के इक्वल होता है, इतना तो आपको पता होगा। देखिए, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि लेट से आपके पैरेललोग्राम की साइड्स ए बी सी डी हैं और डायगोनल्स हैं D1 एंड D2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अगली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि अगर कोई भी एक पॉइंट आपको दे दिया गया है E इनसाइड अ पैरेललोग्राम, तो आप उस पॉइंट को पहले ज्वाइन कर दीजिए जितनी भी वर्टिसेस हैं उनसे। उसके बाद जो आपके अपोजिट एरियाज का समेशन होगा ये आपस में इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ दिस AED एंड एरिया ऑफ दिस BEC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ये AEB प्लस, मतलब अगर इसे मैं 1 लिख रहा हूँ और इसे 2, इस एरिया को इसे 3, ये वाला 4, तो जो आपका 1 प्लस 2 होगा ये आपका 3 प्लस 4 होगा। ये एरियाज आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है रोम्बस। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों पार्ट आपके इक्वल होंगे और ये आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसीलिए जो इसका एरिया होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ D1 D2, वेयर D1 एंड D2 आर द डायगोनल्स। नेक्स्ट, अगर रोम्बस का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप हमेशा ट्राई करिए कि एक ये छोटा ट्रायंगल पकड़ लीजिए और इसमें पाइथागोरस लगाने का ट्राई करिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपको इसमें इतना याद रखना है। और इन केस आपको ये वाला एंगल थीटा दे दिया जाता है और तब आपको एरिया फाइंड करना है, तो वो भी ईजी है। तो इस केस में आपका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, वेयर ए इज द साइड ऑफ द रोम्बस। अगला हम लोग बात करते हैं ट्रिपेजियम के बारे में। देखिए, ट्रिपेजियम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इंटू ए प्लस बी अपॉन 2। H इज द हाइट, मतलब ये जो परपेंडिकुलर हाइट है आपकी। A और B आपकी हैं जो पैरेलल साइड्स हैं, समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2। ये आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल A और एंगल D है इनका समेशन 180 डिग्री हो जाएगा और ये B और C का भी 180 डिग्री। देखिए, ट्रिपेजियम के अंदर जब आप डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो आपके दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपको मिल जाते हैं। जो आपका ट्रायंगल OCD होगा ये आपके सिमिलर होगा ट्रायंगल OAB के। अब अगर आप ये सिमिलरिटी चाहें तो याद कर सकते हैं। बाकी आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला ये जो रिलेशन है इसे याद कर लीजिए। जो आपका OA इंटू OD ये आपका इक्वल हो जाएगा OB इंटू OC के। दोनों में से आपको जो इजी लगे आप ये कर सकते हैं। आप चाहें तो सिमिलर ट्रायंगल्स पहचान लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आप सिमिलरिटी भी इस ट्रायंगल में लगा सकते हैं, कोई भी जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट आपका आता है ट्रिपेजियम के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप AD और BC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो उसकी जो लेंथ होती है वो आपकी हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ AB प्लस CD इसके बराबर आ जाती है। इन दोनों का आप समेशन करिए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी EF की लेंथ आ जाएगी। और एक चीज़, ये आपका जो EF होता है ये हमेशा CD साइड के पैरेलल होता है, ये भी आप याद रख लीजिए। देखिए, और कभी भी अगर आपसे ये प्रोवाइडेड हो आपको AC, जो आपके दोनों डायगोनल्स हैं AC और BD, तो इनमें एक रिलेशन होता है इनका और जो
ट्रेपेजियम की साइड्स हैं उनका, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है पहले, कि जो आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर डायगनल्स के स्क्वायर का समेशन, ये आपका इक्वल हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी इंटू सी डी। मतलब जो नॉन इक्वल साइड्स हैं उनके स्क्वायर का समेशन प्लस ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आप याद रख लीजिए। और अगर इन डायगनल्स के मिड पॉइंट्स ई और एफ हैं, तो जो लाइन ई और एफ को ज्वाइन कर रही है उसकी जो लेंथ होगी वो आपकी हो जाएगी हाफ ऑफ सी डी माइनस ए बी। ये भी आपको रिलेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ पॉलीगन की प्रॉपर्टीज। पॉलीगन मतलब कोई भी आपका फिगर जिसमें एन साइड्स हैं उसे आप एक पॉलीगन बुला सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हमें 4 मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम तक के रिलेशंस याद रहते हैं हम लोग को बचपन से, बट जो पॉलीगन्स होते हैं इन्हें हमने कभी इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा होता है। पॉलीगन्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए, कि जैसे कि इनमें जो एक्सटीरियर एंगल होगा उनका समेशन जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है, भले ही एन की कोई भी वैल्यू हो। हम कोई भी हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन उठा लें, इसमें एक्सटीरियर एंगल्स का समेशन हमेशा 360 डिग्री होता है, और जो आपका इंटीरियर एंगल्स हैं उनका समेशन आपका n-2 इंटू 180 डिग्री ये हो जाएगा। जो आपके डायगनल्स हैं फॉर अ पॉलीगन विद n साइड्स, नंबर ऑफ डायगनल्स विल बी n इंटू n-3 अपॉन 2। सिमिलरली अगर आपको कोई वर्टेक्स प्रोवाइड कर दिया गया है, लेट्स से आपके पास ये वर्टेक्स है एक पेंटागन में, और आपसे पूछ दिया कि इस वर्टेक्स से कितने डायगनल्स बनेंगे, तो उसका आपका आंसर हो जाता है n-3। इतना आप इसमें याद रख लीजिए। नेक्स्ट, अगर कोई भी आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, मतलब रेगुलर पॉलीगन मतलब उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, और उसी के परिणाम जो उसके एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके एरिया का फॉर्मूला आप लेट से उसकी साइड है ए और पॉलीगन साइड लेंथ है ए, और पॉलीगन में टोटल n साइड्स हैं, तो उसका एरिया हो जाएगा na²/4 cot π/n। ये डायरेक्ट रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेराइव करने बैठ जाएंगे या फिर अगर डायरेक्ट आपको कोई साइड प्रोवाइड कर दी गई तो उससे एरिया निकालने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है रियल टाइम में एग्जाम में। नेक्स्ट जो आपका ये इन रेडियस होता है स्मॉल r, इसका रिलेशन होता है a/2 cot π/n, और जो आपका सर्कम रेडियस होता है कैपिटल R जो कि इन रेडियस से बड़ा होता है, उसका फॉर्मूला आपका हो जाता है a/2 cosec π/n। ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आप एक रिलेशन मेरे कहने पे ये भी याद कर लीजिए जो ऑक्टागन के एरिया का होता है, बिकॉज बहुत बार एग्जाम्स में ऐसा देखा गया कि वो ऑक्टागन का एरिया आपसे निकलवाना चाहते हैं। आपको ऑक्टागन की कोई एक साइड दे देंगे, लेट से 4 सेंटीमीटर रेगुलर ऑक्टागन देंगे आपको, बोलेंगे आप इसका एरिया बता दीजिए। अगर आप इसे वैसे करने आप चाहें तो इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो मैंने बताया था na²/4 cot π/n। इस रिलेशन से भी आप कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला है 2 टाइम्स √2 + 1 इंटू a², और ये आपको ऑप्शन में एज इट इज मिल जाता है, इसीलिए आप इसे याद कर लीजिए एक बार। आपको जैसे मैं बता दूं, लेट से आपसे बोल दिया गया एग्जाम में कि आपको पेंटागन का एरिया फाइंड करना है, जब आपको इसकी कोई एक साइड प्रोवाइड कर दी गई और बोल दिया गया कि एक रेगुलर पेंटागन है, तो एक मेथड तो जो आपका लॉन्ग मेथड हो जाता है उसमें आपको पहले इसे ब्रेक करना पड़ेगा 5 इक्वल ट्राइंगल्स में पेंटागन को, फिर आपको इसकी जो हाइट होगी ये आपको निकालनी पड़ेगी, आपको ये एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा। इस समय बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका, इसीलिए मैंने बोला था जो आपका वो डायरेक्ट रिलेशन होता है na²/4 cot π/n। ये आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें n की वैल्यू जैसे 5 डालेंगे तो π/n आपका आ जाएगा 180/5 = 36, मतलब na²/4 cot 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको ये रिलेशन डायरेक्ट याद है तो बहुत आपकी हेल्प हो सकती है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया किसी भी पॉलीगन का एरिया फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ देख लेते हैं हेक्सागन के बारे में। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, लेट से ये ABCD हैं, E एंड F। अब हेक्सागन में क्या है आपका कि 2 तरह के डायगोनल्स हो सकते हैं। एक डायगोनल जो आपका ये लंबा वाला AD है, और एक डायगोनल आपका ये छोटा वाला जो BF है। इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ होती है अलग अलग। जो आपका सबसे लंबा डायगोनल है AD, या फिर आप CFB कोई भी ले सकते हैं इनमें से, इसकी लेंथ होती है ट्वाइस ऑफ A। अगर आपकी कोई भी रेगुलर
हेक्सागन की साइड अगर ए है तो। और जो आपका छोटा वाला है जो आपका डायगोनल होता है बी एफ, इसकी लेंथ हो जाती है आपकी √3a। इन दोनों डायगोनल्स की आप लेंथ याद कर लीजिए। एसएससी बहुत बार हेक्सागन से क्वेश्चन पूछता है प्री के पेपर में, मेंस में तो पूछेगा ही पूछेगा, वरना प्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, चांस है इसके, क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज आपको पता है कि ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए कि हेक्सागन के अंदर जितने भी आप अगर जो लंबे वाले डायगोनल्स हैं उन्हें आप बनाइए, फिर ये जो इस हेक्सागन को डिवाइड करते हैं ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये सब इक्वलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं ऑफ साइड ए। और इनका जो एरिया होता है वो हेक्सागन का टोटल एरिया अपॉन 6 होता है। 6 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं ये डायगोनल्स किसी भी हेक्सागन को। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कल्स की प्रॉपर्टी। सर्कल से भी 1-2 क्वेश्चन प्री में हमेशा आते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर आप एक कोई आर्क है सर्कल का जो कि थीटा एंगल सबटेन कर रहा है उसके सेंटर पे, तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि उस आर्क की लेंथ कितनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि L इक्वल्स R टाइम्स थीटा हो जाता है। और जो रिलेशन इसका सिंप्लीफाइड है वो ये है कि L इक्वल्स 2πr इंटू थीटा बाई 360। लेट से आपको थीटा अगर दे दिया गया है 60 डिग्री, तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2πr इंटू 1/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं आर की, अगर आपको उसका रेडियस पता है और आपको एंगल पता है। अगली जो आपकी थ्योरम आती है सर्कल में वो आती है आपकी ऑल्टरनेट सेगमेंट पे बेस्ड। अगर कोई भी एक टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया है लेट से PT, और उस टेंजेंट जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है सर्कल के, वहाँ पे आपने एक ट्रायंगल बना दिया सर्कल के अंदर, तो आपके पास एक एंगल्स का अच्छा खासा रिलेशन आ जाता है। जैसे कि ये एंगल लेट सपोज आपका अगर अल्फा है, तो जो ये वाला एंगल हो जाता है ऑल्टरनेट एंगल इसके, ये भी अल्फा हो जाता है। अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा के इक्वल हो जाता है। ये हर सर्कल में हर केस के लिए वैलिड है, प्रोवाइडेड एक जगह कॉन्टेक्ट होना चाहिए, मतलब एक तरह से आपने टेंजेंट ड्रॉ करा होना चाहिए बस। देखिए नेक्स्ट कभी कभी ये वाला सिनेरियो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, जिसमें एक पॉइंट से आपको 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए जाते हैं सर्कल के ऊपर। उसमें सबसे पहले ये जो बेसिक आपको पता होना चाहिए वो ये है कि दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे, PA इक्वल्स PB। नेक्स्ट वो क्या करता है कि आपको इसमें से कोई एक साइड प्रोवाइड कर देगा, या तो ये आपका AN दे देगा या फिर AB दे देगा, जो आपके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं टेंजेंट्स के सर्कल पे उनको ही आपस में ज्वाइन करवा देता है। देन कोई आपसे कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है, बट आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इसमें कभी भी सिमिलैरिटी यूज़ नहीं करनी है। सिमिलैरिटी पहले मैं बता देता हूँ किस तरह से आएगी। जैसे इन दोनों, ये ट्रायंगल आप देखिए छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला AOP, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं क्योंकि इनमें एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, और अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो दूसरा वाला हो जाता है 90 माइनस अल्फा, और ये इनमें ये जो आपका 90 माइनस अल्फा एंगल है ये इन दोनों में कॉमन हो जाता है। तो इसी तरह से आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, बट इसमें कभी सिमिलैरिटी कभी यूज़ मत करना। सिमिलर होते हैं बट आपको कभी यूज़ नहीं करनी है सिमिलैरिटी, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्जाम में कभी कभी, बिकॉज ये फिगर आड़ा तिरछा कैसा भी बन सकता है। लेट से अगर आपको यहाँ इस पॉइंट से बना देंगे तो हो सकता है आपको ये ना याद आ पाए किस तरह से अप्लाई करनी, इसलिए आप इसमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करने की कोशिश करिए। आप हमेशा एंगल का टेन कॉट साइन जो भी रिक्वायर्ड है वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि आप सिमिलैरिटी भी जब भी 90 डिग्री आ जाए तो हमेशा आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको प्रेफर करिए सिमिलैरिटी के ऊपर। बस यही मेरे को इसमें बताना था, और बाकी इसमें कोई ऐसा कोई और रिलेशन नहीं है जो एज इट इज़ आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपका ये आ जाता है टेंजेंट्स की एक और प्रॉपर्टी है, ये प्री के एग्जाम में बहुत बार आती है। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका ये CGL प्री में इस तरह का क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में आता है इस बार। तो जो भी आपका ये टेंजेंट होता है PT, ये PT स्क्वायर इक्वल हो जाता है PA इंटू PB के, मतलब जहाँ भी आपका लाइन ये टच करेगी सर्कल को उन पॉइंट्स का आपको प्रोडक्ट लेना है। मतलब अगर T पे इसने टच किया तो PT स्क्वायर इक्वल्स PA इंटू PB, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अगला इसमें ये वाला वेरिएशन भी आ सकता है कि दोनों में से कोई टेंजेंट ना हो, बस ये एक कॉमन पॉइंट से सर्कल को इस तरह से क्रॉस कर रहे हो, तो इस केस में आपका PA इंटू PB इक्वल हो जाएगा PC इंटू PD के। ये रिलेशन भी आप याद कर लीजिए।
देखिए ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ इनमें रह भी रही हैं और कुछ और भी हैं जो आपको एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, जो कि डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं कुछ जो एग्ज़ाम में आपके यूज़ आ सकते हैं। ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ अभी। देखिए कभी कभी क्या करता है वो कि आपको एक इस तरह का फिगर दे देगा जिसमें आपका एक सेमी सर्कल होगा, उसके अंदर कुछ इस तरह से और सेमी सर्कल बने होंगे, और फिर जो रिमेनिंग एरिया होगा उसमें एक आपका पूरा सर्कल बना होगा। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि इस पूरे सर्कल का रेडियस कितना है, और आपको ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस दे देगा। इस केस में आपको डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए, वरना इसे अगर आप करने बैठेंगे तो आप इसमें पाइथागोरस लगा कर तो देंगे, बट उसमें आपका अच्छा खासा टाइम खराब हो जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट जो आपका होता है वो होता है एन आर अपॉन 2n+1। अब इसमें r आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, जो n हो जाएगा आपका, आप इन्हें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4/2 2, ये n आपको इसमें 2 पुट करना होगा। यहीं अगर 6 होते तो इस केस में आपका n हो जाता 3। आपको कुल मिला के पूरे सर्कल्स काउंट करने हैं, कितने सर्कल्स हैं वो इसमें आपको पुट कर देने हैं। कैपिटल R आपको पता है, आपको n पता है, इससे आप स्मॉल r निकाल सकते हैं। ये वाला भी एसएससी का काफ़ी फेवरेट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी दो कॉर्ड्स होती हैं उनके बीच के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने को दे देता है वो, बट होता क्या है कि आपको वो जो कॉर्ड हैं जो आपके आर्क हैं वो जो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं वो आपको दे देगा। लेट से जो आपका ए सी आर्क है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है एक्स, और जो आपका बी डी आर्क है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है वाई, और आपसे पूछ ले कि ये जो जब इंटरसेक्ट करेंगे ये जो कॉर्ड्स तो वो एल्फा एंगल कितना होगा, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है एल्फा इक्वल्स x+y/2। ये आप याद रख लीजिए। और इन केस अगर ये दोनों आपके जो सेगमेंट्स हैं AD और BC ये अगर सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो आपका एंगल हो जाता है होता जाता है x-y/2, एल्फा की वैल्यू ये हो जाती है। ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, बस आपको इंटरसेक्शन देखना है कि कहाँ हो रहा है। अगर सर्कल के बाहर हो रहा है तो x-y/2, सर्कल के अंदर हो रहा है तो x+y/2। x और y क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो आपके आर्क सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो। देखिए नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जब भी आप सर्कल्स को इस तरह से स्क्वीज कर देते हैं, लेट से दो आपकी लाइंस जा रही हैं नॉन पैरेलल, उसमें आपने इन सर्कल्स को इस तरह से कंप्रेस कर दिया है, तो इस केस में जो आपके सर्कल्स होते हैं वो आपके जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करते हैं। मतलब किसी स्पेसिफाइड अमाउंट से मल्टीप्लाई करें आप तो आप आगे के सर्कल्स का भी रेडियस निकाल सकते हैं। और इस केस में जो आपका r² हो जाता है r2², ये हो जाता है r1 इंटू r3। मतलब जो आपका मिडिल सर्कल होगा उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू r1 इंटू r3। ये जो r, दीज आर द रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स। और एक इसमें वेरिएशन होता है, जब आपको ये वाला एंगल अगर लेट से पता चल गया तो वो भी हम आगे देखेंगे कि तब आप क्या कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता चल गया कि ये थीटा 60 डिग्री है तो ये जो कॉमन रेशियो उनका निकल जाता है 1/3 आ जाता है। मतलब अगर इस सर्कल का रेडियस अगर आपका है 9 तो इस वाले का आपका आ जाता है 3 और इस वाले का आ जाता है 1। इस तरह से है, आगे से डिस्कस करेंगे, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि मैंने छुड़वा दिया, अभी आगे मैं से करवा दूंगा पूरा। नेक्स्ट आपका ये है कि अगर सर्कल्स को एक इस तरह से आपके अरेंज कर दिया गया है, एक लाइन के नीचे दो सर्कल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे, और जो उनके बीच में एरिया रह गया उसमें आपने एक तीसरा सर्कल बना दिया, और अगर आपको ये दोनों वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं बड़े सर्कल्स के जो रेडियस है, आपसे इस छोटू सर्कल का रेडियस पूछा है, तो इसे निकालने की रिलेशन होता है 1/√c, ये इक्वल हो जाता है 1/√a प्लस 1/√b के। इस रिलेशन को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। याद क्या करना, आप इसे एक बार दो बार आप इसे पढ़ लीजिए, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि लेट से आपने एक पॉइंट O चूज किया सर्कल के अंदर, सॉरी एक ट्रायंगल के अंदर, और आपने उससे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए जितनी भी साइड्स हैं उन पे, और आपको इन सब की वैल्यूज अगर प्रोवाइडेड कर दी गई है तो एक रिलेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। जितने भी ऑल्टरनेट ये जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स बनने हैं इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाता है। मतलब AF इंटू BD, ये AF आपका, ये BD इंटू CE, इनके जो स्क्वायर्स का समेशन हो जाएगा आपका AF² प्लस BD² प्लस CE²।
ये आपका इक्वल हो जाएगा जो बाकी के सेगमेंट्स आपके रह गए, बी एफ स्क्वायर प्लस आपका सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ये आप याद रख लीजिए, स्क्वायर्स का समेशन होता है, प्रोडक्ट नहीं। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं खुद हो गया था। प्रोडक्ट नहीं बल्कि जो स्क्वायर्स का समेशन है आपका वो इक्वल हो जाएगा जितने भी ऑल्टरनेट सेगमेंट्स हैं उनका। बाकी इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको इस सेकंड पार्ट में कराई हैं, एक थर्ड पार्ट भी आएगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी साइन रूल, कोसाइन रूल, सिमिलैरिटी के कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके अलावा भी कुछ और डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का थर्ड पार्ट लाऊंगा, उसमें आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ करवा दूंगा। तब तक आप इन वीडियोस को रिवाइज करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और जितने भी थ्योरम्स आपकी रिजल्ट्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने सब कराए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि उसमें छुड़वा दिया हो। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो को आप लोग वेट कर सकते हैं।